डॉक्टर सूर्यबाला, साठोत्तरी पीढ़ी की प्रमुख लेखिका, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी आदमकद मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। न सुंदरता न सुघराई ही, न लोच न भंगिमाओं का जादू, सिर से पैर तक चिकना आबनूसी रंग और सख्त मजबूत काठी का एक आदमकद शरीर। आखिर कहाँ तलाशी जाए औरत इस समूची बेलज्जती के बीच? हाँ ठीक, काली ठोस कलाइयों में 2-4 मैल खाई चूड़ियाँ और नाक में पीले सोने की नक्काशीदार बेसर। हो गई औरत पने की शिनाख्त। शिनाख्त हुई या ना हुई, पर वो धोई पछारी किनारदार धोती का छोर कमर में खोसे, माथा ढांपे, पीतल के बड़े बड़े हंडे परातों को पुराने अचार की फांकों से रगड़ रगड़ कर चमकाया करती, या फिर अपनी पुख्ता बल्कि बलिष्ठ बाहों से आंगन के बाद काई काछा करती, या डंडे में झाड़ू बांधकर रसोई मंडार में अटे जालों की झाड़ पोंछ। आंगन के कोने में ईख की ढेरी लगी होती, बच्चे गंडेरियों के लिए पिनपिनाते, कामचोर नौकर बहाने बना बना कर टाल जाते। सुनती सुनती वो अचानक टखनों तक साड़ी समेट बड़ा सा धारदार चाकू लिए आंगन के बीचों बीच पसर कर बैठ जाती और खच्चा खच गंडेरिया छील छील कर थाली में ढेर लगाती जाती। बच्चे टूट पड़ते, फिर खुद भी एक कटोरे में थोड़ी गंडेरिया ले आंगन में एक तरफ बैठ कर चूसने लग जाती। उस दौरान अगर बाहर से कोई मर्दाना खखार कर जनाने में आने की सूचना देता तो वो आंचल से पूरा मुंह ढांप गर्दन घुमा लेती, लेकिन गंडेरिया चूसने की प्रक्रिया बदस्तूर चालू रहती। कभी कभी नौकर चाकरों के बेलौस हंसी मजाक पर अचानक हंस भी पड़ती, जैसे काले पत्थर पे शक्कर फुटाने। लेकिन जल्दी ही शक्कर फुटाने समेट समाट वापस अपने झाड़ू फटकों हंडे परातों में शामिल हो जाती, क्योंकि कोई आदमजात उसके आसपास फटकता ही नहीं था। फिर भी कायम थी वो अपने भरे पूरे वजूद के साथ। चाटा पोछा घर इसका गवाह था। लाजवंती मायके आती तो उसकी छोटी बच्ची उसे देखते ही बिदकती। नहीं, मैं इस बेसर वाली के हाथ से मालिश नहीं करवाऊंगी, मैं इसके हाथ की छिली गंडेरियाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ना इसके नहीं इनके, लाजवंती झड़कती। और बेसर वाली नहीं, मामी। मामी धत, वैसे ही ये भी कोई मामी हुई? तुम्हारी भी मामी, मेरी भी मामी, रमेशरे की भी मामी और जुनिया की भी मामी। और मामा कैसा गंदा गंदा सा पाजामा, आधी कटी आधी बड़ी मूछें, न कोट न पैंट न जूते न मोजे, दफ्तर दौरे भी नहीं जाते जो मामा चाचा लोग आया जाया करते हैं। ये तो कचहरी भी बस तभी जाते हैं जब नाना का कोई स्टाम्प पेपर या नकल मंगवानी होती है, या फिर म्यूनिसपैलिटी में कल पानी के टैक्स की भरपाई लिखानी होती है। बाकी तो सिर्फ घड़ी घड़ी नुक्कड़ तक जाकर अपनी फटी चटी चप्पलों में टाँके लगवाते ही देखा है, या फिर झिलंगी खटोली पर लेटे लेटे जेबें टटोलते उठते हैं और नाना से पैसे मांग पंदरीबे से खैनी सुपारी लाने निकल जाते हैं। जाते वक्त दिखाने के वास्ते जनान खाने के पास आ एकदम नाना मामा वाले अंदाज में पूछते हैं, बाहर जा रहा हूँ कुछ चाहिए? यानी साग भाजी नमक तेल, या फिर चना चबेना ही भुनवाना हो बाहर से। रमेशरा क्या जाएगा, ठुर्री बुनवा लाता है। मैं अपने सामने रज्जू भड़बूजे से फरहरी मक्की बुनवाता हूँ। राशन वाला भी कह रहा था, शुक्र तक विलायती गेहूँ आएगा मामा, जांच के ले जाना, नहीं तो शनिचर को अनंत चतुर्दशी और इतवार का इतवार दोनों दिन दुकान बंदी। लाजवंती पूछ अपनी माँ से, धोबियाने भी जाना हो तो पंदरीबे से लौटती बेर। यानी समूची जिंदगी भाड़ से धोबियाने और धोबियाने से पानदरीबे की चौहद्दी के बीच गुजरती हुई। बाकी बच्चे समय में चौके के ओसारे ओसारे से लकड़ियों वाली कोठरी में पड़े रहना, ठंडी की ठंडी एकांत का एकांत। मामा का आराम खास बड़े दद्दा लिहाड़ी लेते। मज़ेदार बात तो ये है कि इस आराम खास से संडास या उसारे की तरफ जाते हुए कामता मामा बाकायदे दूसरे मर्दों की तरह खखारते भी थे, जबकि घर में एक भी ऐसी बहू बेटी नहीं थी जो मामा के अदब में माथा या मुंह ढांपती हो। सिर्फ इस खकार पर अकेली वो जहाँ जैसी भी होती अपना पूरा चेहरा आंचल से ढांप लेती, ना अदब से, ना शर्म से और ना संकोच से, बल्कि एक सपाट बेलज्जती से कि क्यों किसी को किसी बदमजा एहसास से गुजारा जाए, बावजूद इसके कि खखारने वाला खुद उसी का अपना बेहाता आदमी होता। अपनी बदसूरती, अपना शरीर उसके लिए एक स्वीकारा हुआ सच था, एक ऐसा सच
जिसके लिए वो कतई जिम्मेदार ना हो, तब शर्मिंदगी या दयनीयता कैसी। इसलिए ना वो लजाती, ना सकुचाती और ना घुटती बिसूरती धराधर टसुए ही बहाती। ये सब जैसे उसके असूल के खिलाफ था। आखिर क्यों ज़बरदस्ती पीछे पड़कर रो घिघिया कर आरजू मिन्नत कर मर्द का दुलार या दुत्कार बटोरी जाए। बस वो जैसी है और इसी दस्तूर पर डटी वो पूरे परिवार में कायम थी। ज़्यादती लोगों की थी जिन्होंने ज़बरदस्ती उसकी बदसूरती के साथ दया भाव का शुमार कर उसे एक अकर्मण्य नकारे के साथ बांध दिया था। इस तथ्य से भी वाकिफ था पूरा कुनबा। एक तरफ हद की बदसूरत, दूसरी तरफ एक बोधी किस्म की चरम अकर्मण्यता। ये सोचकर पलड़ा बराबर कर दिया था। लेकिन ये पलड़ा ज़बरदस्ती का बराबर किया गया था, क्योंकि कामता मामा की काहिली ईश्वर प्रदत्त नहीं थी, न किसी अपंग अपाहिज की लाचारी ही पूरी पूरी साबुत हाथ पैरों वाले मानुष जात को पाली हुई एक लत थी। शुरू से अनाथ और बेसहारे के नाम पर इस रिश्तेदार से उस रिश्तेदार के टुकड़ों पर मुफ्तखोरी में पलते चले जाने की लत। ये लत बड़ी गमखोर होती है, काफ़ी कुछ सह लेती है। इसकी आड़ में उपेक्षा के पलड़े पर तुले रोटी के टुकड़े हंसते हंसते पचा ले जाता है आदमी। कोई ना कोई नाता रिश्ता भी जुड़ ही जाता है। यूँ भी घर आए हुए अरे गहरे के लिए गृहिणी का भाई हो जाना सबसे ज़्यादा आसान पदवी होती है। वही मिल गई कमता को, और बड़ी होती लाजवंती तथा भाई बहनों के लिए वो कामता मामा के ओहदे का दावेदार होता चला गया। अगली पीढ़ी का मामा होने का गौरव प्राप्त होते ही वो तदनुसार व्यवहार भी करने लगा। इसलिए कामता मामा भाड़ से मक्की भुनाने या लतरी चप्पल में गांठें लगवाने वाली बात पर अम्मा से उसी सयानेपन से सलाह मशवरा करते जिस तरह बाबूजी सनसनीखेज मुकदमों के नए मसलों पर। सबसे बड़ा ताज्जुब ये कि ब्याह के बाद मामी की आदमकद आबनूसी काया पर भी कामता मामा की प्रतिक्रिया सर्वथा अप्रत्याशित थी। ना गुस्साना, ना झुंझलाना, ना सस्ती महंगी प्रीति प्यार की इशारेबाजी ही। उल्टे पत्नी के रूप रंग कद काठी का परिचय पाकर एक बोधे किस्म की निश्चिंतता सी कि चलो ठीक है, दुनियादारी का तकाजा था, सो हो गई ब्याह शादी। अब कोई उंगली उठा के कह ही नहीं सकता कि भला क्यों नहीं व्यापता इसे ब्याह का मोजाल। जिंदगी अब जैसे अब तक गुजरती रही वैसे आगे भी बसर होती रहेगी, बिना किसी जोरू जाते चूल्हे चक्की के बवेले के। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए खान पान की बेला, रसोई की पीढ़ी पर बैठकर जीमना और ओसारे की कटोरी पर लेटकर बेताल पच्चीसी का शांति पाठ करना स्थायी तौर पे मामा की दिनचर्या के अविभाज्य अंग बन गए थे। छठे छमासे लाजवंती ही मायके आने पर माँ से जिक्र छेड़ती। कामता मामा सारे दिन खटोली पे ऊँघते बेताल पच्चीसी पढ़ा करते हैं। बाबूजी से कहो इन्हें खतरियाने में कपड़ों की आढ़त पे ही लगवा दें, और कुछ नहीं तो खैनी तंबाकू भर के ही। पैसों की बात नहीं, पर जरा हाथ पैरों को हरकत तो हुआ करेगी। हालांकि लाजवंती अच्छी तरह जानती थी कि आड़तों, दुकानों और बही खातों पर बिठाकर मामा के हाथ पैरों में हरकतें लाने की कोशिश अब तक नाकामयाब ही रही है। कहीं आड़तों की गली की चकचक उन्हें सूट नहीं करती, कहीं धन्ना सेठों के बही खातों का हिसाब ही बेढब होता, कहीं साथ वाले मुनीम की कमीज बसाती होती। इसी बीच धोबियाने, पंदरीबे जाने और मकई चने भुनवाने जैसे कितने बेहद ज़रूरी काम भी इकट्ठे हो गए होते। ये सब करीने से निपटाने के बाद थोड़ा आराम भी तो चाहिए मनुष्य जात को। इसलिए वापस अपनी खटोली पर। ओसारे के एक कोने में कल्लू कुत्ता पसरा होता, दूसरे में कामता मामा। फ़र्क सिर्फ इतना कि कल्लू कुत्ता कभी भूख भाग भी लिया करता, मामा वो भी नहीं। इधर वो सुबह नीम अंधेरे से गई रात तक मसाले और खटमीठी चटनियाँ पीसती, उड़द की बड़ियाँ और गेहूं की दलिया बनाती, गन्ने की गंडेरियाँ निकालती, पिछवाड़े नींबू अनारों के थाले बांधती, लौकी की बेलें चढ़ाती और सन्नाटी दोपहरिया में चुपचाप एक कोने में बैठ बड़े मनोयोग से अपनी किनारदार धोतियों की फटी खाँचें मिला मिला के सिला करती। एक बार पूरे 1.25 घंटे की मेहनत के बावजूद फटी खाँचें मिलाई नहीं जा सकीं, नदी के दो किनारों की तरह। लेकिन इसके पहले कि लाजवंती माँ को इसकी खबर दे और माँ अपनी अधपहनी रंग उधड़ी साड़ियों में से एक दो भरपूर दया भाव से उसको हवाले करें, वो सुबह सवेरे गांव जाने को तैयार। बरसों पहले छूट गए बाप दादों के 2-4 बीघे ऊसर और छप्पर छाजन देखने भालने। 2 दिनों के बाद लौटी तो बोरी भर मकई के साथ, कच्ची छीट की 2 धोतियाँ और गांव के दर्जी से सिलाया पेटीकोट, मामा के लिए भी पट्टेदार पाजामा और कमीज।
मामा ने देखा, बड़ी बारीकी से सिलाई के टाँके और बटन की मजबूती जांची, फिर बड़े गुरूर से पहन पूरी निश्चिंतता से खटोली पे लेट बैताल पचीसी संभाल ली। लाजवंती और ज़्यादा जब्त न कर पाई। ये धोतियाँ और कमीज पजामा तो मामा तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था। आज घर गृहस्थी हुई, कल को बाल बच्चेदार बनोगे। बे हाथ पैरों वाला मर्द भी कोई मर्द? आदमी जरा चार पढ़े लिखों के बीच उठे बैठे तो हाथ पैर हिलाने का हुनर आए। जिंदगी कोई झूठे पत्तल की तरह चाट कर फेंक देने की चीज़ थोड़ी हुई। अपनी कमाई के 4 पैसों का सुख कारू के खजाने से बढ़कर। मामा थोड़ी देर शेख चिल्ली के नए कारनामे के पन्ने उलटते गुटुर गुटुर सुनते रहे। फिर लाजवंती को अपने हाथ पैरों का हुनर दर्शाने के लिए झट पैरों में चप्पलें डाल थैला संभाल लिया। जरा खतराने होकर आता हूँ, माँ से पूछो कुछ सौदा सुलभ। चिड़ी लाजवंती ने छौंका लगाया। सौदा सुलभ कुछ नहीं लाना, अलबत्ता खैनी तंबाकू के पैसे चाहिए तो बाबूजी से ले लो। मामा जान छुड़ाते से थैला लटकाए चल दिए। लाजवंती ने देखा, वो खंबे से टिकी दरवाजे से बाहर होते थैले को देखती बैठी थी। लाजवंती से नजरें मिली तो झट से कतरा ली। होंठ भिंचे थे, दृष्टि अवहेलित, साफ साफ उच्चारती, तुम लोग सिर्फ अपना अपना ही क्यों नहीं देखते? क्यों बैठे बिठाए पूरी तरह ढपी राख में से चिंगारी को रिदने की कोशिश करते रहते हो? ये समझने में तुम्हें कितना समय और लगेगा कि इस राख के नीचे भी राख ही है, कहीं कोई चिंगारी गर्माहट नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी क्या हमारे जिक्र के बिना नहीं चल सकती? वो बेगैरत है तो मेरा मर्द है, रहने दो उसे, जैसा भी वो है। मेरी आंखों के सामने मत छोटा करो उसे। औरत के लिए इससे बड़ी जहालत कोई नहीं कि सारी उम्र वो अपने आदमी की काहेली और बोदेपन पर ली जाती लिहाड़ी बर्दाश्त करती रहे। लेकिन लाजवंती की बाल बच्चेदार वाली बात किसी पतंग की तरह उसे जहन में अटक कर फड़फड़ाती रही। जरूर उस पूरी आदमकद औरत ने खुद से कहा होगा कि आखिर इतना मर्द तो ये है ही कि मुझे एक औलाद बख्श दे। और उसने सचमुच औलाद सहेज ली अपने अंदर, एक तटस्थ बेपरवाही और पूरी अधिकार भावना के साथ। लोग औचक, अरे ये पेट से बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वही क्यों, ये कमता भी तो। खुशफुसियों और अटकलों की तानाकशियाँ चलती रहीं और वो इस सब के बीच भी पूरी मुस्तैदी से पीपल के हंडों पर अचार की फांकें रगड़ती रही, नींबू अनारों के थाले बांधती रही। फिर भी लोगों की नज़र में फ़र्क पड़ ही रहा था। तजुर्बेकार निगाहें तौल रही थीं, और कितने दिन महीने ये जचगी में बैठेगी, इसे भी देखभाल रख रखाव की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद 2 के बदले 3 भूखे पेटों का इंतज़ाम। कहना नहीं पड़ा, गठरी मुठरी बांध एक सुबह उसने गांव जाने की तैयारी कर डाली। कामता मामा को सलाह दी गई कि पहलौठी की आसन प्रसवा इस तरह अकेली नहीं छोड़ी जाती, इसलिए साथ साथ गांव जाकर अपनी गृहस्थी बसाएं। और वो चली गई। थोड़े ही दिनों में घर के हंडे परात झंवाने लगे, नींबू अनारों के थाले सूखने लगे, उन्हें सींचने वाली पुख्ता बलिष्ठ बाहें गांव का उधड़ा छप्पर छवाने लगीं, आंगन चौबारे की गोबर से लिपाई होने लगी, देहरी दीवारों पर गेरू से मोर मोरनी और चांद सूरज उकेरे जाने लगे। लाजवंती मायके आती तो सुनती, कामता बो ने ऊसर में अरहर उगा डाली है, उसने चने मटर की पौधे रोपी हैं, उसने छप्पर पर तुरई सेम और पीले कुमड़े की बेल चढ़ाई है। कामता बो ने अपनी पीले सोने वाली बेसर बेचकर हल खरीदा है। उसने अपने छप्पर के ऊपर नज़र गुजर बचाने के लिए काली हांडी औधाई है। खुली हवा और ताज़ी सब्जियों का झोल पी पी कर कामता का रंग निखर आया है। सिलसिला आगे बढ़ा। वो सौर में पड़ी है, उसने बेटा जना है। बेटा उससा आबनूसी नहीं, कामता सा गेहुआ है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते न बीतते खबरों ने इसे पलटा सा खाया, इतना कि उनमें सच झूठ अलग अलग खतियाना मुश्किल पड़ता गया। खबर मिलती कि बेसर बेचकर लाया गया हल मामा ने वापस बेच दिया है, और सगर सीना फुलाकर इसे न्यायोचित ठहराते हुए कहते हैं, सौर का सरंजाम जुटाना था ना। पैसे हाथ में आए तो सोचा लगे हाथों खैनी जर्दा भी मंगवा लिया जाए। कोई शहर जाता हो तो पुलिस चौकी वाले चौराहे से किस्सा ए गुल बकावली भी पुरानी वाली चूहों ने कुतर डाली। कामता मामा इंतज़ार करते रहे, और वो सौर से बाहर आए तो कुएं से पानी खींचे, रहट चलाए, खेतों की कुड़ाई करे। यहाँ हर बात के लिए कुएं से पानी खींचना अपने बूते की बात नहीं, शहर की बात ही। और दम के दम बम्बे का पानी, दम के दम सुरती जर्दा। बेकार औरत जात की बात मानी, गांव चले आए। दिन को तो फिर भी ठीक,
पर रात को बैताल पचीसी पढ़ने में रोशनी कम पड़ती है। पढ़े लिखों का यही तो मुश्किल। ऊपर से गांव जवार के बूढ़े जवानों की बात बेबात नसीहतें। सब काम भले औरत से कराओ, फसल तक उगा दी उसने, अब रात की रखवाली तुम्हारी जिम्मे। अब अपने भरसक तो की ही रखवाली, बस गांजे की चिलम जरा ज़्यादा भर गई, आंखें झपक की रह गईं। चोर रातों रात फसल काट ले गए, पके कुमड़ों के ढेर बन बिलाव बर्बाद कर गए, कद्दू तुरई के पीले फूल मुरझा गए, थाले सूख गए। ऊपर से फूस का छप्पर भी उधड़ गया था। अब क्या घर क्या बाहर। इसलिए कामता मामा अफीम की खुमारी में पुलिया पर सोए पड़े रहते। बगल में पढ़े लिखे की शिनाख्त करती बैताल पचीसी या किस्साए गुल बकावली दबी रहती। खबरें अब चौंकाती कम उद्गारती जाता। नकारे का साथ समझो नरक का वास। वो कामता मामा के पास बेटा सुलाकर कुएं से पानी खींचने गई थी। बच्चे ने घुटनों चलकर चूल्हे की गर्म राख में हाथ डाल दिया। शहर के अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। वो रहट से मकई जवारी सींच रही थी। बच्चा नांद के पानी में गर्दन डाल लटक गया। कमता था तो पासी पर गांजे की पिनक में। आयु थी, बच गया बच्चा। दिन खिंचते गए, खबरें भी अपनी ताजगी खोती गईं। सच झूठ और अफवाहों की भी अपनी मियाद। एक ही आदमी की खबर आखिर कहाँ तक और कितने चाव से सुनी जाए। फिर सबके अपने अपने झमेले, सबके माया जाल, निपटे सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने जंजाल। धीरे धीरे खबरें बासी पड़ती पड़ती खत्म हो गईं। नई पीढ़ी पढ़ी और बेपढ़ी दोनों अपने अपने हिसाब के रोज़गार तलाशने शहरों की तरफ रवाना हो गईं। कस्बा अब बरसाती जूड़ी बुखारों और अंधियाई रात उमड़ती खांसियों का इश्तेहार बन गया। शहर से कस्बे में आए मनी ऑर्डरों पर किए जाने वाले दस्तकों की फहरिस्त लंबी होती गई। घर घर में एक से हालात। मोहल्ले में बच्चों की तोतली चिल्लपों और रज गज की जगह अब सिर्फ डाकिए का इंतज़ार। एक दूसरे की खबर लेने देने वाला अब कोई नहीं। तभी एक सुबह कस्बे के एक छोर पर बने लाजवंती के घर का कुंडा खटका। देहरी पर अपने बच्चे की उंगली थामे खड़ी थी वो, काली चट्टान की आदिम भित्ति शिला सी। मामी तुम, मामा कहाँ? उसने गली के मुहाने पे खड़े इक्के की ओर इशारा किया। लाजवंती ने देखा, इक्के पर एक मुर्दा बंधा था। कांप कर सिहर गई लाजवंती, लेकिन पलकें उठाईं तो सामने की सपाट सधी दृष्टि कह रही थी, जिंदा ये कब था? उसने बच्चे को आगे किया। इसे यहीं तक के लिए लाई थी, शमशान से लौटते मुझे दोपहर हो जाएगी। लेकिन तुम अकेली? लाजवंती की आवाज़ अभी तक कांप रही थी। ठहरो, किसी को साथ किए देती हूँ। नहीं, गांव के 2 आदमी साथ हैं। इक्के वाला मानता ही नहीं था कि अकेली औरत जाने किसका मुर्दा। लाजवंती बच्चे के साथ लौट पड़ी। दोपहर ढले वो लौटी, नहाई और लाजवंती की दी धोती पहने किनारे पर आ बैठी। न रुदन, न विलाप, न क्षोभ, न विषाद। अजीब सनाका खाई सी स्थिति। लाजवंती खुद एक पत्थर सी। अंततः उठी और सहमते सहमते खाने की थाली लाकर उसके सामने रख दी। उसने चुपचाप थाली खींच ली और एक एक कौर तोड़कर इस तरह निकलने लगी जैसे इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही थी। फिर लोटे भर पानी पिया और थकान से चूर वहीं दीवार से ढरक गई। लाजवंती पास आ बैठी। क्या हुआ था? बिच्छू ने काट खाया। जमीन पर सोए रहे होंगे। खाट ने सारे पैसे नशे पानी में खर्च, चारों ओर जहरीले कांटों की बाढ़ लगाई थी। मजाल है जो कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर मुंह मार सके। बिच्छी गोजरों के ढाई थे। खा पुलिया पे जा ढरकता था। क्या करोगी नदी पार का गांव? लेकिन क्या का सारा पानी सोखा जा चुका था। वहाँ कुछ ना बचा था, सूखी रेत के सिवा। अभी तक उस रेत के सूखे बवंडर में खूंटे सी गड़ी थी उसकी दृष्टि। लाजवंती ने ढूंढ ढूंढ कर फिर कुछ शब्द तजनक जैसे कुछ याद हो आया। उसने फट से रेत के बवंडर के बीचों बात से अपना खूंटा उखाड़ा और लाजवंती की तरफ पलटी, जैसे कह रही हो, जिंदगी के पहाड़ों की परवाह नहीं मुझे। मुझ में कुव्वत है, मेरा एक घर है, मेरे 2 हाथ। मुझे सिर्फ इस बच्चे की फिक्र है। एक लम्हे को अटक कर रुकी, फिर सामने खड़ी लाजवंती को भरपूर नज़रों से तौलती हुई सीधे सीधे पूछ बैठी, तुम रख सकोगी मेरे बच्चे को? कोई लाचारी वाली बात नहीं। वो जिंदा होता तब तुम्हारे ही पास लाती। यहाँ स्कूल में भर्ती करा दो, मुफ्त में नहीं। जो खर्चा करना उसका राई रत्ती हिसाब देना। पाई पाई चुकाऊंगी। गांव में अरहर मक्कई उगाऊंगी, अमरूद अनार उतारूंगी। 150 के तो कुमड़े लौकी ही हो जाएंगे। गांव का घर खेत भी संभालूंगी और यहाँ तुम्हारा चूल्हा चौका घर आंगन भी। पीछे के झाड़ खंखाड़ साफ कर फल फूल के पौधे रोप दूंगी।
जगमगाते शब्दों का जादू उसे आह्लादित किए जा रहा था। उस सम्मोहित आह्लाद से भरपूर लाजवंती देख रही थी। उसकी झंवाई पड़ी कलसियाँ चमचमा रही हैं, पिछवाड़े नींबू अनारों के थाले लहलहा उठे हैं, आंगन के चारों तरफ पीले फूलों वाली लतरें झूल रही हैं। लाजवंती सराबोर थी उस कल्पित सुख में। इस घर को अपना ही घर समझो, तुम्हारे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने पाएगा यहाँ। दूसरी ओर वो खुद भी किसी दुःस्वप्न से मुक्त होती सी कह रही थी, किसी की चहेती लजीली औरत बनकर दिखा पाना मेरे बस में नहीं था। ये काया सबसे बड़ी बाधा थी मेरे लिए, लेकिन माँ बनकर दिखा पाना तो मेरे हाथ में है ना। माँ बेटे के बीच कभी बदसूरत काया बाधा नहीं बनती। ये बहुत बड़ा फ़र्क है मर्द और औलाद में। लाजवंती ने देखा, उसका 6 साला बेटा जाने कब का जाग कर सहमा सा माँ के पल्लू से चिपका खड़ा था। चलती हूँ, उसने बच्चे की उंगली थाम ली। छप्पर उधड़ गया है मेरा, और मुझे दूसरे हल का भी इंतज़ाम करना है। अभी आप सुन रहे थे भाग्य की मारी लेकिन इरादों की मजबूत एक औरत की सशक्त कहानी, जिसको लिखा था डॉक्टर सूर्यबाला जी ने। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।